इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अनुनाद यानी रेजोनेंस का उपयोग करके हम दिए गए अणुओं के स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी का निर्धारण कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 अलग अलग ऋणायन हैं, एनायंस हैं, और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सबसे अधिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो ये हम कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले इस एनायन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के ये एकाकी युग्म लोन पेयर्स हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन एक एकल आबंध सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। हमने पहले अनुनाद के कुछ पैटर्न्स देखे हैं, लेकिन उनमें से ये किसी का पालन नहीं करता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स में अनुनाद होने के लिए इसे या तो किसी डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध या किसी खाली कक्षक से जुड़ा होना चाहिए। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर्स पूरी तरह से इसी ऑक्सीजन परमाणु पे रहेंगे। इन्हें हम स्थानगत या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो केवल इसी ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड रहते हैं। दूसरी ओर यदि आप इस ऋणायन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारी अनुनाद की पिक्चर में फिट बैठता है। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर्स में से एक इस पाई आबंध के साथ अनुनाद कर सकता है। यह युग्म यहाँ आ सकता है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन परमाणु की ओर विस्थानित हो सकते हैं, डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं, है ना। अब इससे एक नई अनुनाद संरचना बनेगी जो कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें यहाँ एक नया डबल बॉन्ड बनेगा। चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर चले गए हैं, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स का एक नया लोन पेयर आ जाएगा, और जिसकी वजह से इस कार्बन परमाणु पर -1 फॉर्मल आवेश आ जाएगा। अब चूंकि यह लोन पेयर एकल आबंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें और अनुनाद नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये यहाँ एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ये वापस अनुनाद कर सकता है। तो यह इस पाई आबंध से रेजोनेट करेगा, ये वापस रेजोनेट करेगा, और इससे हमें वही अणु मिल जाएगा जिससे हमने शुरू किया था, ठीक ना। तो यहाँ हो ये रहा है कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन आबंध के बीच सीमित नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सिस्टम में विस्थानित हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए वास्तविकता में ये अणु इन दोनों अनुनाद संरचनाओं का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का मिश्रण होगा। यह इन दोनों संरचनाओं का एक हाइब्रिड होगा, संकर होगा, जो इस प्रकार दिखेगा। अब यदि आप ध्यान दें तो हमने रेजोनेंस हाइब्रिड में ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश दिखाया है, और ये सही है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के इस लोन पेयर को इस सिस्टम में धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन से दूर जा रहा है। ये हमेशा ऑक्सीजन पर नहीं रहता, इसलिए ऑक्सीजन पर पूरी तरह से -1 फॉर्मल आवेश नहीं होगा। ये -1 से थोड़ा कम होना चाहिए, इसलिए इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणात्मक फॉर्मल आवेश है ना। अब इस विस्थानन से, डीलोकलाइजेशन से, इस कार्बन परमाणु पर भी एक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो हमारे अनुनाद संकर में, रेजोनेंस हाइब्रिड में, इस कार्बन परमाणु पर भी कुछ आंशिक ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है ना। तो संक्षेप में कहें तो इस विस्थानन यानी डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व के इस वितरण के कारण, रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इस ऑक्सीजन पर जो ऋणात्मक आवेश था वो फैल जाता है और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन परमाणु के बीच साझा हो जाता है। तो यदि हम इन अणुओं की तुलना करें तो यहाँ ये ऋणात्मक आवेश पूरी तरह से इस ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानगत है, लोकलाइज्ड है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व अधिक है। अब अगर हम इनमें हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन जोड़ दें तो यह ऑक्सीजन अधिक आवेश घनत्व के कारण H+ के साथ अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा, जबकि दूसरे अणु में ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर आवेश घनत्व कम होने के कारण यह H+ के साथ कम अभिक्रियाशील होगा, है ना। तो संक्षेप में इस विस्थानीकरण के, डीलोकलाइजेशन के कारण ऑक्सीजन का ऋणात्मक आवेश पूरे सिस्टम में वितरित हो जाता है, जिसकी वजह से आवेश घनत्व, जो कि प्रति इकाई आयतन आवेश होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण यह अणु अधिक स्थायी, अधिक स्टेबल हो जाता है, और अधिक स्थायी होने के कारण इसकी अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए ये बात तो तय है कि दूसरा अणु पहले अणु से अधिक स्थायी होगा।
अब अगर हम तीसरे अणु पर नजर डालें तो इसमें भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे अनुनाद हो सकता है। इससे एक नई अनुनाद संरचना बनेगी जो कुछ ऐसी दिखेगी। लेकिन इस बार यहाँ इस कार्बन से एक और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के इस लोन पेयर और इन पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच भी रेजोनेंस हो सकता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पर विस्थानित हो जाएंगे और इससे हमें एक और नई अनुनाद संरचना मिलेगी जो ऐसी दिखेगी। ठीक है ना? तो वास्तविकता में यह एनायन, यह ऋणायन, इन तीनों अनुनाद संरचनाओं का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड होगा और यह असल में कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऋणात्मक आवेश इस अणु में और अधिक फैल गया है। इस अणु में ऋणात्मक फॉर्मल आवेश 3 परमाणुओं में फैला हुआ है, जबकि दूसरे अणु में ये केवल 2 परमाणुओं में फैला हुआ था। इसलिए इस तीसरे अणु में आवेश घनत्व और भी कम होगा, जिससे ये और भी अधिक स्थायी और कम अभिक्रियाशील होगा। इसलिए इन तीनों में से तीसरा आयन सबसे अधिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ याद रखने योग्य मुख्य बात यह है कि डीलोकलाइजेशन, विस्थानन जितना अधिक होगा उसके कारण आवेश घनत्व उतना ही कम हो जाएगा, जिससे अणु अधिक स्थायी हो जाएगा और स्थायित्व के कारण उसकी अभिक्रियाशीलता भी कम हो जाएगी। और अधिक डीलोकलाइजेशन का मतलब है अनुनाद संरचनाएं भी अधिक होंगी। इस अणु में 3 अनुनाद संरचनाएं हैं, जबकि दूसरे अणु में केवल 2 थीं। तो इसलिए हम एक नियम यहाँ ये बना सकते हैं कि किसी अणु के लिए जितनी अधिक अनुनाद संरचनाएं होंगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा।